यस दोस्तों, नमस्कार। तो हम चर्चा कर रहे थे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनको हमको सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर तक हम इनको बराबर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो बेसिक चीज़ें, जो मूलभूत ढांचा जिस पर भाषा खड़ी है, उनके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है और ज़रूरी है। तो इसके संबंध में हम पढ़ चुके थे कि नाउन हमारा महत्वपूर्ण शब्द, जैसे 3 स्टेप हैं। लेटर, हाँ, तो इनके भाषा के 3 स्टेप होते हैं। कोई भी भाषा सीखे हम, नहीं, बस 3 स्टेप। पहला उसका लेटर है, तो हम लेटर्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। दूसरा स्टेप हम आते हैं वर्ड पर, कि शब्द, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शब्द। और तीसरी स्टेप इसकी सेंटेंस। जब शुद्ध सेंटेंस हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उस कैसे हम कह सकते हैं कि वो भाषा हमको आती है। तो इसका सही रूप से सीखने के लिए इसका जो दूसरा स्टेप है, वर्ड है, इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि इंग्लिश के अंदर 8 प्रकार के शब्द हैं। 8 प्रकार के शब्द हैं। पहला नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन। इस प्रकार से 8 प्रकार के ये शब्द हैं। इन शब्दों की जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाषा का पूरा ढांचा इनके ऊपर ही खड़ा है। तो हम पहला जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो शब्द था, नाउन, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने तरह के होते हैं, नाउन के नंबर और जेंडर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब महत्वपूर्ण शब्द हमारा आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। सर्वनाम। तो हमें देखना है कि प्रोनाउन, नाउन समझने आने के बाद में प्रोनाउन हमारे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि नाउन के बारे में हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है कि संसार की समस्त वस्तुएं नाउन की श्रेणी में आती हैं, और इनको हमने 5 भागों में बांटा है। और तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में बिल्कुल बात क्लियर है कि नाउन कौन सी चीज़ है। अब प्रोनाउन भी हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रोनाउन is a word which is used in place of noun. Place of noun, that is called pronoun. हाँ, अब देखिए हमारे बिल्कुल बात साफ सामने आ गई कि प्रोनाउन दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर काम में आते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। तो अब देखिए ये सर्वनाम, अब इनके कार्य के आधार पर जिस प्रकार से नाउन है, नाउन के 5 भेद हैं, ऐसे ही प्रोनाउन के भी अलग अलग भेद हैं। इनको हम पढ़ेंगे। इसके क्या है, कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, 6 भेद हैं। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक, सर्वनाम। तो इसका पहला भेद है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? ये पर्सन से बना, पर्सन से पर्सनल,
पर्सन, पर्सनल, पर्सनली, पर्सनैलिटी, ये सिर्फ पर्सन से व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति वाचक, यानी इनका प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए ही होता है। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए ही होता है। और इसके साथ में दूसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एंड emphatic pronouns। निज व आग्रह सूचक सर्वनाम। निज व आग्रह सूचक सर्वनाम। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, या एम्फेटिक प्रोनाउंस आग्रह सूचक सर्वनाम। तो ये दो प्रकार के सर्वनाम यहाँ मैंने जिक्र किया है, इसलिए हम इनको सामूहिक रूप से इनके कार्य के, लिंग वचन कार्य के कारण से इनके विभिन्न रूप हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम एक सारणी के अंदर अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पर्सनल प्रोनाउन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या अन्य चीज़ें हम सीखेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या ग्रामर के अन्य जो टॉपिक सीखेंगे, उसमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, इनको चेंज करना पड़ता है। इसलिए इनके बारे में हमको बिल्कुल जानकारी साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो चार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस चार्ट को हमें बाय हार्ट याद रखना चाहिए। तो देखिए, अब है पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम एक चार्ट के रूप में इनका अध्ययन करेंगे। तो इस भाग को देखिए, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। हाँ, तो देखिए, ये अपना एक चार्ट के रूप में हमें इसके लग से
अब ये पर्सनल प्रोनाउन पर्सन है, अंग्रेजी में पर्सन 3 होते हैं। पहला पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कहता है, जो वक्ता बात कहता है, वो फर्स्ट पर्सन है। आई और वी, बात करने वाला सिंगल व्यक्ति है तो आई, और कहने वाले 2 या 2 से अधिक हैं तो वी। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस इसमें क्या है, आई। और इसका बहुवचन, ये सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर इसका वी। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। और इसका पजेसिव केस, यानी आई का पजेसिव केस क्या है, माई। इसके 2 ग्रुप हैं, माई, माई, ये इसका है एडजेक्टिव, और इसका प्रोनाउन हो गया माइन, और ऑब्जेक्ट इसका हो गया मी, मी। ऐसे ही प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन वी, किसका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसका हो गया आवर, ये हो गया आवर्स, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया अस। ये आपके फर्स्ट पर्सन। और अब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, और इसका भी, इसका यू, योर, और ये योर्स, और ये यू। अब सेकंड पर्सन यू है, इसमें सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर का कोई भेद नहीं है, एक ही रूप में इनका एक ही रूप रहता है। अतः यहाँ हमें अलग से दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ध्यान में रखिए, आपकी सेकंड पर्सन यू है, ये सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में एक ही रूप में रहता है। अब है थर्ड पर्सन। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन जेंडर, पुलिंग में सिंगुलर नंबर ही, और इसका एडजेक्टिव हिज, इसका प्रोनाउन भी हिज, और इसका ऑब्जेक्ट हिम। और थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर शी, सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर में सी, हर, हर से, और ये इसका हर। थर्ड पर्सन नपुंसकलिंग के लिए इट, और ये इट, ये ईट्स, और ये इसका यही रूप रहता है। और थर्ड पर्सन के बाद में पुलिंग, प्लूरल नंबर में तीनों के लिए क्या आएगा, दे आएगा, दे, दियर, दियर्स, और ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, देम, ये ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों हो गए। अब इसका रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउंस कैसे बनेगा इस चार्ट के रूप में देखिए। यहां 2 शब्द हैं, सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ्ड।
ये सिंगुलर नंबर एक वचन और ये सेल्फ बहुवचन। अब यहाँ इसमें सेल्फ लग करके बनेगा, तो ये ध्यान रखने की बात है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव रूप है। जैसे माई है तो इसमें सेल्फ लगेगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। और ये प्लूरल नंबर में आवर, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स ये लगेगा। तो ये इसका फर्स्ट पर्सन का में रिफ्लेक्सिव एंड इम्पेथेटिक प्रोनाउन किस प्रकार से बनेंगे, सेल्फ या सेल्व्स लगा कर ये बनेंगे। एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्व्स। अब ये आपका थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो इसमें भी योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ लेकर के ये बनेगा। तो यहाँ हमें ध्यान इतना रखना है कि आपका जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, इसके अंदर हम रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन जो बनाएंगे तो उसके जो एडजेक्टिव है, जो पॉजेसिव केस है का एडजेक्टिव रूप है, माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट है, हर है, देयर है, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पर्सन दो के अंदर क्या है, इसके एडजेक्टिव के अंदर सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। और थर्ड पर्सन में हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद में। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, थर्ड पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये है मी, एस, यू, हिम, हर, देम। तो इसमें हिम सेल्फ होगा, हिम सेल्फ, और ये होगा हर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स। देम सेल्व्स। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेथेटिक प्रोनाउन बनते हैं, सेल्फ और सेल्फ लगा करके। लेकिन ध्यान हमें यह रखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ये पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव जो रूप है उसका, उस एडजेक्टिव के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगेगा। और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस के बाद में ये सेल्फ या सेल्व्स लग करके ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं। तो अब देखिए, ये हमारे सामने तीन चीज़ें हैं। हिंदी के अंदर तो कारक हम पढ़ते हैं 8 प्रकार के कारक पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कारक 3 हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ये ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव केस ही चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में चेंज होगा, एंड पॉजेसिव केस इज आल्सो चेंज्ड इन पॉजेसिव केस, एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव केस इज चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। ये अपने ग्रुप या रूप में ये परिवर्तित होते हैं। तो ये इनका एक चार्ट है। चार्ट के अंदर सामूहिक रूप से ये लिंग, वचन और कार्य के आधार पर इनके विभिन्न जो रूप बनते हैं, वो रूप यहाँ इस चार्ट के अंदर लिपिबद्ध है। और इसके सामूहिक रूप से हमने यहाँ 2 प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इनका प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए होता है, यानी आदमी के लिए इनका प्रयोग होगा। और दूसरा इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये भी क्या है, ये 2 प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, इसके 2 नाम हैं। तो रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक क्यों हैं? इम्फेटिक प्रोनाउंस वे हैं जिसमें आग्रह प्रकट किया जाता है, आग्रह किया जाता है, तो वो तो इम्फेटिक, और जिसमें अपनत्व की भावना जाहिर की जाती है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ हम इनको एक चार्ट के रूप में हमने विस्तार से हमने एक प्रत्येक प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं और इनके विभिन्न रूप इस प्रकार से हैं। ये नॉमिनेटिव केस में इसका रूप कौन सा है, पॉजेसिव केस में इसका रूप कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस में इसके रूप में कौन सा है। क्योंकि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस कर्ता के स्थान पर इन्हीं का प्रयोग होगा, पॉजेसिव केस में समझ बताने के लिए इन्हीं का प्रयोग होगा। इसमें 2 चीज़ें आपके सामने हैं, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, एक तो एडजेक्टिव या प्रोनाउन, इनके 2 रूप हैं यहाँ। ये 2 रूप क्यों हैं? देखिए, ये एडजेक्टिव का प्रयोग होने के बाद में नाउन का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। जैसे दिस इज
दिस इज माई बुक, माई बुक। अब हमने इस रूप का प्रयोग किया। यदि एडजेक्टिव के किसी प्रकार के शब्दों का किसी का भी प्रयोग हो सकता है इसमें, तो किसी का भी प्रयोग हो, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो उसके बाद में नाउन जरूर आएगा, और एडजेक्टिव का प्रयोग न होकर के प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो उसके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जैसे दिस इज माइन, दिस इज माइन, फुल स्टॉप। बस यदि आपने माई का प्रयोग किया तो उसके बाद में नाउन बुक का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, और यदि हम इस रूप का प्रयोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो हमें नाउन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हर्स, दिस इज इट्स। तो इस प्रकार से ये नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में एक सारणी के रूप में हमने इनको पढ़ा। तो अब हम देखेंगे हमारा दूसरा जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, विभिन्न रूप ये हैं बताए गए हैं इसमें, और ये हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस है। अब इस
वी इंजॉयड देम सेल्व्स, वी आर एट द पार्टी। तो देखिए, अब ये तीन वाक्य, ऊपर के तीनों वाक्य हैं, इनके अंदर आग्रह प्रकट किया गया है, अतः ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। और नीचे तीन जो वाक्य हैं, मैस कट हिमसेल्फ व्हाइल ही वाज शेविंग, श्वेता सेड टू हरसेल्फ आई विल वर्क हार्ड, वी इंजॉयड देम सेल्व्स, वी आर एट द पार्टी। तो देखिए, इनके अंदर जब कर्ता एक ही होता है और क्रिया का फल लौटकर कर्म पर आता है, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये तीनों वाक्य किसके उदाहरण हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल हमारे समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ये तीन उदाहरण हैं। महेश कट हिमसेल्फ व्हाइल ही वाज शेविंग। अब इनके अंदर क्या है? इन सेंटेंस के अंदर कर्ता क्या है? एक ही होता है, कर्ता और कर्म एक ही होता है, और क्रिया का फल किस पर पड़ता है? लौट कर कर्म पर पड़ता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जहाँ आग्रह प्रकट किया जाता है, जैसे राजू डिड दिस क्वेश्चन हिमसेल्फ, यह आग्रह प्रकट किया जाता है, राजू हिमसेल्फ डिड दिस क्वेश्चन, द हेडमास्टर गेव मी दिस बुक हिमसेल्फ। जहाँ आग्रह प्रकट किया जाता है वो इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ हम दो प्रकार के प्रोनाउंस को अच्छी तरह से हम जिक्र कर चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस। अब हमारा तीसरा प्रोनाउन है, अगला देखिए, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तीसरा प्रोनाउन है सी। देखिए, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। इंडेफिनेट, जैसे सबसे पता चलता है, डेफिनेट निश्चित, इंडेफिनेट अनिश्चित। इंडेफिनेट प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस हैं जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान विशेष की ओर इशारा न करके कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष की ओर जब ये इशारा करते हैं तो किस रूप में कहलाते? ये क्या कहलाएंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या कहलाएंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। अब ध्यान से देखिए, आप प्रत्येक सेंटेंस को देखिए। ये वन शुड always work carefully, one should always work carefully। देखिए सेंटेंस में वन शुड ऑलवेज वर्क केयरफुली, एक व्यक्ति है, वो क्या है? चाहिए उसे क्या करना चाहिए? सावधानी से कार्य, हमेशा सावधानी से कार्य करना चाहिए। तो ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की इशारा न करके कोई भी एक के रूप में इसका प्रयोग करता है, इशारा करता है। अतः ये क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। somebody is walking on the roof,
somebody इज वॉकिंग ऑन द रूफ। तो ये भी somebody, कोई भी एक को वॉकिंग ऑन द रूफ, कोई भी एक व्यक्ति क्या है, छत पर चल रहा है। I did not see anybody there, anybody there, somebody, one, ये भी क्या है, कोई भी एक की तरफ इशारा करता है। I did not see anybody there, मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा, किसी को भी अनिश्चित वस्तु की तरफ इशारा करता है, anybody there। We should help others. We should help others. Something is better than nothing. Than nothing. Something is better than nothing. तो यहाँ nothing है, something है, ये इशारा करते हैं कोई भी एक निश्चित वस्तु पे। क्या देखिए, many of the boys, many of the boys are my friend. My friends. Many of the boys are my friends. Much of the milk, much of the milk, much of the milk is not used then, used then। हाँ, तो अब देखिए ये ऊपर के सेंटेंस, यहाँ से सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए आप। इन सेंटेंस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इंडेफिनेट यानी वे शब्द जो किसी खास व्यक्ति वस्तु विशेष की ओर इशारा न करके कोई भी एक वस्तु स्थान या व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहेंगे। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से वाले देखिए, वन शुड ऑलवेज वर्क केयरफुली, समबॉडी, इसमें समबॉडी इज वॉकिंग ऑन द रूफ, आई डिड नॉट सी एनीबॉडी देयर, वी शुड हेल्प अदर्स, समथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, many of the boys are my friends, many of the boys are my friends, much of the milk is not used then। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस के अंदर ये कौन कौन से शब्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, यहाँ सम का, मैनी का, मच का, एनी का, ये चार शब्द हैं, सम, मच और एनी। सम, मैनी, मच, एनी, ये चार शब्द विशेष का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो इनके बारे में देखिए, इनका प्रयोग कहाँ, सम का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे वाक्यों के अंदर होता है। सम का प्रयोग होगा अफर्मेटिव वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य होगा
सकारात्मक वाक्य होगा उसमें सम का प्रयोग होगा। और सम का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल दोनों नंबर में होता है। एक वचन और पुल्लिंग में इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों में, दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है सम का। मैनी है, मैनी का प्रयोग होता है बहुवचन में, बहुवचन में, जबकि हमारी नाउन क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल नाउन हो और बहुवचन हो, प्लूरल नंबर हो, तो हम मैनी का प्रयोग करते हैं, मैनी का प्रयोग होगा। मच का प्रयोग कहाँ होगा, मच का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होगा, जबकि नाउन क्या होनी चाहिए, अनकाउंटेबल होनी चाहिए। नाउन अनकाउंटेबल होगी तो ही मच का प्रयोग होगा, लेकिन मच सिंगुलर नंबर में के लिए इसका प्रयोग होता है। एनी का प्रयोग हमारे निगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में होता है। अब नीचे इन सेंटेंस को देखने के बाद में हम पुनः इन सेंटेंस के रूप में देखेंगे। हाँ, तो देखिए ये 5 सेंटेंस के अंदर देखिए आप, सम है, मैनी है, मच है, एनी का प्रयोग। समथिंग दैट मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। समथिंग, कुछ लोग सोचते हैं तो समथिंग ये आपका अफर्मेटिव वाक्य है, और सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में इसका एक ही रूप रहता है, एक वचन में बहुवचन दोनों रूप में इसका प्रयोग होता है। तो समथिंग दैट मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सम। दूसरा है समबॉडी, somebody has broken my slate, somebody has broken my slate। तीसरा है did I see anybody there,
एनीबॉडी, तो एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों में ही होता है। किसमें होता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में क्या है? एनी का प्रयोग होता है। और यहाँ मैनी ऑफ दीज सेंटेंस आर करेक्ट, तो मैनी प्लूरल नंबर है, मैनी का प्रयोग संज्ञा क्या होनी चाहिए? काउंटेबल संज्ञा, काउंटेबल है। सेंटेंस एक सेंटेंस दो संज्ञा काउंटेबल है, तो यहाँ मैनी ऑफ दीज सेंटेंस आर करेक्ट। ये है मच ऑफ माई वर्क, मच माई वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और ये सिंगुलर नंबर है, इज फिनिश्ड। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा जो प्रोनाउन सर्वनाम है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस का प्रयोग किस प्रकार से होगा, और ये इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं? मैनी है, समबॉडी है, एनीबॉडी है, मच है, एनी है, तो इनका प्रयोग किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हमने सामने ये विस्तृत रूप से हमने चर्चा की। तो देखिए अब इसके बाद में चौथा प्रोनाउन अपना डी में देखिए संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे कि सबसे ही पता चलता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है संकेत, इशारा करके। इशारा करके जब किसी वस्तु को के बारे में चर्चा की जाती है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस निश्चित हैं, कौन कौन से हैं? देखिए दिस, this, these, that, those। ये दिस का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु एक होती है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है और हमारे पास में है, इशारा करके नज़दीक हो, हमारे पास में है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु एक से अधिक है, दो या दो से अधिक है और हमारे पास में है, तो हम इशारा करके कहेंगे दीज आर बुक्स, दिस इज ए बुक, दीज आर बुक्स, दिस इज ए पेन, दीज आर पेन्स, दिस इज ए बॉय, दीज आर बॉयज। इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। अब दूसरा हो गया दैट। दैट क्या है? जब कोई वस्तु हमारे से दूर है और इशारा करके हम प्रकट करते हैं उसको, व्हाट इज दैट? दैट इज ए बॉय। व्हाट आर दोज? दोज आर बॉयज। तो इस प्रकार से जब कोई वस्तु हमारे से दूर है, एक वचन है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। तो ये चारों शब्द हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संकेत, इससे इशारा करके हम इनको बारे में चर्चा करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कैसे होगा। देखो, इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, वह एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अब इसके अंतर को देखिए, यहां मैं अंतर को सामने आपके स्पष्ट करूंगा। प्रोनाउन
अब देखिए, जैसे ये है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। दिस इज पॉसिबल, ये यहां क्या है? प्रोनाउन है। और दिस, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, दिस इज पॉसिबल। तो ये क्या हो गया? यहां दिस का प्रयोग किस रूप में हुआ? प्रोनाउन के रूप में। और यहां दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, ये दिस क्वेश्चन, यहां दिस का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो ये बिल्कुल बात साफ है कि एडजेक्टिव का प्रयोग कब होगा? एडजेक्टिव का प्रयोग जब इनके शब्दों के तुरंत बाद में कोई नाउन यदि आता है जिसके बारे में ये चर्चा करते हैं, विशेषता बताते हैं, तो तब इनका प्रयोग किस रूप में हो जाएगा? एडजेक्टिव के रूप में। अन्यथा इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होगा। जैसे व्हाट इज दैट, ये किस में है? प्रोनाउन। इसका प्रयोग किस रूप में हुआ? व्हाट इज दैट, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ। गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट बुक, यह है गिव मी दैट बुक। तो यहां क्या है? दैट का यहां प्रयोग देख कहां हुआ? दैट का प्रयोग, दैट के बाद में किसका प्रयोग है? नाउन का है। तो अतः है दिस, दैट, दीज, दोज, जब ये अपने स्वयं के अर्थ में आते हैं, सिंगल आते हैं, तो ये प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और जब इनके तुरंत बाद में कोई नाउन आता है तो ये किसका रूप धारण कर लेते हैं? एडजेक्टिव का रूप धारण कर लेते हैं, उस रूप में इसका प्रयोग होता है। तो ये बात बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो गई कि यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में कोई संज्ञा है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, संज्ञा यदि आती है तो वहाँ ये किसका रूप धारण कर लेते हैं? एडजेक्टिव का। और जहाँ ये इसका बाद में संज्ञा नहीं आती है तो ये क्या? प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, वो इसके बाद में एक चीज और है कि व्हाट इज दिस, यानी किसी भी वस्तु के बारे में जब क्या चर्चा की जाती है, पहले चर्चा हो जाती है, उसके बाद में तुरंत बाद में चर्चा की जाती है, तो उसके अंदर हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज, व्हाट इज दिस? इट इज ए चेयर, इट इज ए चेयर। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? इट इज ए टेबल, इट इज ए टेबल। तो यहां इट का प्रयोग हुआ। जब बहुवचन हो तो इनमें क्या है? दिस, दीज और दोज के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? दे का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ये वाक्य हो गया, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, they are flowers, they are flowers। what are these? they are flower। तो क्या है? इसके बाद में किसके बहुवचन होगा तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा? दे का प्रयोग। ऐसे ही what are those, what are those, what are those? they are
दे आर ट्रीज, दे आर ट्रीज। तो इस प्रकार से वा दिस और दैट में जब दीज और दोज का प्रयोग है, एक बार जिक्र हो जाता है, दोबारा तुरंत बाद में उसके बाद में जिक्र होता है, तो क्या है कि हम एक वचन में इट का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में क्या है इसके स्थान पर, इट के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, दे का। तो इस प्रकार से ये बात बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो गई कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, संकेतवाचक सर्वनाम हैं, कौन से हैं, किस प्रकार इनका प्रयोग होता है। ये प्रोनाउन के रूप में किस प्रकार से इसका प्रयोग होगा, एडजेक्टिव के रूप में इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। एडजेक्टिव में जब इनका प्रयोग होगा तो इसका रूप बदल जाएगा, इनके बाद में नाउन आएगा, और यदि नाउन नहीं है तो ये इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए अब अगला, हाँ देखिए अब अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए जब किसी वस्तु के बारे में, एक वस्तु के बारे में एक से अधिक बात कही जाए, एक वस्तु के बारे में एक से अधिक बात कही जाए, तो इन बातों को क्या है हम जोड़ करके जब एक सेंटेंस के रूप में कहते हैं, तो ये क्या है इन सेंटेंस को जोड़कर किस सेंटेंस के माध्यम से, ये रिलेटिव प्रोनाउंस संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा जोड़ करके एक वाक्य के रूप में इनको प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हाँ देखिए, आई वेंट टू द मैन, ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। अब इस वाक्य के अंदर देखिए दो वाक्य हैं, आई वेंट टू द मैन, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में एक से अधिक बात कही गई है कि आई वेंट टू द मैन, मैं उस आदमी के पास गया जो ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, जो गेट पे खड़ा था। अब इनको जोड़ करके एक सेंटेंस के रूप में हम व्यक्त करेंगे, तो हमें किन की आवश्यकता पड़ेगी,
संबंध सूचक सर्वनाम की जरूरत पड़ेगी, जो इसका संबंध जोड़ेगा, संबंध बताएगा। जैसे इसके अंदर क्या है, हूँ है, हूँ देखिए, आई वेंट टू द मैन, who was standing at the gate, अब इनका एक वाक्य बन गया। आई वेंट टू द मैन हु वाज स्टैंडिंग एट द गेट, एक वाक्य बन गया। हूँ क्या है, हूँ ये दोनों वाक्यों को जोड़ता है, हूँ दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ दोनों वाक्यों को जोड़ना है। और क्या है, यहाँ ही क्या है, इसमें करता है, ही को हटा दिया गया है यहाँ, और ही के स्थान पर हूँ का प्रयोग है, कर्ता को जो क्योंकि हूँ का प्रयोग कर्ता के लिए होता है, तो कर्ता को जोड़ने के लिए हूँ का प्रयोग किया बीच में, और ये एक वाक्य के रूप में हमने इसको लिख दिया, और हमारा वाक्य शुद्ध हो गया, साफ हो गया। तो ये स्थिति इस प्रकार से ध्यान में रखनी है कि जब एक ही व्यक्ति के बारे में एक से अधिक बात कही जाए, तो उनको जब हम एक जोड़ करके एक ही सेंटेंस के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो किस प्रकार की कौन से सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। प्रोनाउन है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा देखिए, ही अभी इधर से आगे देखिए, ही लुक्ड एट द पिक्चर, हिज मदर गेव इट टू हिम। ये दो सेंटेंस हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में है, एक से अधिक बात कही गई है। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ करके एक सेंटेंस के रूप में और रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़ करके इसको एक वाक्य हम कैसे बनाएंगे। देखिए, ही लुक्ड एट द पिक्चर, which his mother gave him। अब देखिए इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे, ही लुक्ड एट द पिक्चर, उसने तस्वीर की तरफ देखा या तस्वीर की तरफ देखा। हिज मदर गेव इट टू हिम, जो कि उसकी माता ने उसे दी। तो यहाँ हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इट के बारे में, इस तस्वीर के बारे में, पिक्चर के बारे में, इट के बारे में। तो इस वाक्य में इट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हुआ है। तो ये देखिए, विच है, विच प्रोनाउन है, विच प्रोनाउन से हम जोड़ते हैं। तो विच का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तुओं उनके साथ भी जोड़ करके इसके साथ में किया जाता है। तो यहाँ विच का प्रयोग हुआ, और जो इट जो वस्तु थी, जो पिक्चर है, जो रियल इट का किसके लिए हुआ, इट का, इसको हमने हटा दिया, और जोड़कर एक वाक्य के रूप में हमने लिख दिया, ही लुक्ड द पिक्चर विच हिज मदर गेव हिम, ही लुक्ड द पिक्चर विच हिज मदर गेव हिम। तो इस प्रकार से हमारे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जोड़ करके एक वाक्य के रूप में इनके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अब देखिए, ये
रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं ये देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन है हूँ है, हूम है, हूंज है, हूंज है, वाट है, विच है, विच है, दैट है, दैट है। ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो देखिए हूँ है, हूम है, हूंज है, ज़्यादातर इनका प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए होता है। ये तो कर्म कर्ता के लिए, इसमें कर्म के लिए, ये वस्तु पर किसी वस्तु का अधिकार बताने के लिए हूंज का प्रयोग होता है। वाट का प्रयोग किसी वस्तु के साथ इनका प्रयोग किया जाता है और एक वचन में प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ में भी होता है और जानवरों के साथ में भी इसका प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग दोनों रूप से होता है, वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है और व्यक्ति के साथ में भी हो सकता है। तो यहाँ हम दो उदाहरण आपके सामने स्पष्ट हूँ और हूँ वाला उदाहरण सुना है। अब यहाँ के बारे में हम देखेंगे होम का। जैसे आई मीट द मैन, I meet the man, whom do you want to see। अब देखिए आई मीट द मैन, मैं उस आदमी से मिला। whom do you want to see, whom did you want to see, मैं उस व्यक्ति से मिला जिससे आप मिलना चाहते थे, है ना। तो यहाँ whom का प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए इस प्रकार से whom का प्रयोग हुआ। हूंज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में, हूंज का प्रयोग हूंज इज दिस बुक, whose is this book। तो इस प्रकार से हूंज का, हूँ का, हुम का, हूंज का, विच का, वाट का प्रयोग देखिए। आई डू वाट आई थिंक, what I think is right, I do what I think is right। तो देखिए what का प्रयोग दोनों को जोड़ने के लिए हुआ है। what का प्रयोग I do, मैं कार्य करता हूँ, क्या करता हूँ, what जो क्या है, I think is right, जो मैं सोचता हूँ कि सही है वही काम करता हूँ। तो I do what I think is right। that this is the best word, this is the best word, this is the best word that I can think of, this is the best word that I can think of। या that all that he says is very useful, or that whom, whose, what, which और that। तो इनके बारे में यहाँ एक एक सेंटेंस, प्रत्येक के सेंटेंस उदाहरण के रूप में आपके सामने
प्रत्येक विस्तृत रूप से आपको ये जानकारी दी है कि रिलेटिव प्रोनाउंस है, प्रोनाउन का प्रयोग किस प्रकार से होगा, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जान चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस हैं, यानी वे शब्द हैं जो एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में अधिक बात बताई जाती है तो उनको जोड़ करके एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं और उनका संबंध उससे जोड़ते हैं। तो ये सारे के सारे क्या रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब अपने अगला प्रोनाउंस हम देखेंगे।